Welcome to our physics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. आज हम यहाँ पर देखेंगे वर्क के बारे में। इसके बारे में वर्क के बारे में चलो देखते हैं हम क्या होता है वर्क। वर्क नया टॉपिक, नया घड़ी, नया राज। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्क से, मतलब लेक्चर की शुरुआत होती है वर्क से। देखो बच्चों, वर्क जनरली अगर देखा जाए ना तो दो तरह का वर्क पाया जाता है, एक फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते बोर हो गए, थक गए, थकावट महसूस होती है, या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो जो आप कभी करते ही नहीं। मान लो कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम का टाइम है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो थोड़ा सा टायर्ड फील करते हो खुद को। तो रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि आपने क्या किया है, वर्क किया है, मेंटल वर्क किया है। चेस मेंटल वर्क होता है, वॉचिंग द मूवीज और स्टडी और रीडिंग द बुक्स और राइटिंग, ये सब कुछ क्या है, मेंटल वर्क है। आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या हो गया, ये मेंटल वर्क हो गया। लेकिन दूसरा एक वर्क होता है वो है आपका फिजिकल वर्क। कौन सा? फिजिकल वर्क। तो फिजिकल वर्क क्या होता है? वैसे फिजिकल वर्क की अपने फिजिक्स में अगर देखा जाए ना तो फिजिकल वर्क का एक प्रिसाइज मीनिंग है, वो ये है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम कभी, क्या वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी बॉडी के ऊपर में, किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगता है F, और उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगने के बाद जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लो कि बॉडी ए से कहां चली गई, बी पर चली गई, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसको हम S बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे? S। तो फोर्स लगने के बाद जब भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वर्क। यस, यहाँ पर कंडीशन ये है कि फोर्स लगना भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी चीज अगर जीरो होगी ना, इसका मतलब पूरी वर्क जीरो हो गया। यस, क्लियर, समझा? देखो हमको पता है कि वेक्टर के अंदर में वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहां पर वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी जो डिटेल है, ये अचानक मैंने बीच में से शुरू क्यों किया, देखो इसकी कहानी है वर्क की। तुमको अगर कोई भी पूछेगा ना, तो अगर तुम किसी को भी पूछोगे तो मैक्सिमम लोग यही बताएंगे आपको कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। उसके आगे कुछ बताते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते, लेकिन उसकी रियलिटी में बताता हूं आपको क्या आया कहां से वो। देखो वेक्टर का डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अभी आप तो छोटे छोटे से बच्चे हो, 9th के। 11th में जब आप जाओगे या फिर 11th का मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर डिटेल बता दूंगा आपको स्केलर वेक्टर में कि क्या होता है रियलिटी में। वेक्टर के फिलहाल ही समझ लो कि मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जब जब किसी दो वेक्टर का ए बार बी बार मल्टीप्लीकेशन, जब किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आ जाए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर के सर के ऊपर में बार रहता है, मतलब किसी भी अगर मैं बोलता हूं एक्स, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसे वेक्टर बनाना है तो इसके ऊपर में बार दे देना पड़ेगा। ये जब किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा और उनसे जो आंसर आएगा वो आपका स्केलर आता है, तो इस केस में इस प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे? डॉट प्रोडक्ट। और इधर साइड में जब किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो भी आपका वेक्टर ही आएगा, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझा? क्लियर हुआ? बच्चों याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक चैप्टर आएगा तुमको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगी। देखो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और भी है कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है क्या होता है, कॉट थीटा, बहुत सारी चीजें आती है इसमें।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हमें इन सारी चीजों का काम नहीं है, फिलहाल सिर्फ दो चीजों का है कि साइन थीटा के कॉस थीटा, दो ही वैल्यू का काम है हमें, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, साइन एंगल, और ये कॉस एंगल। याद रखना जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकलता है ना, डॉट निकलता है अगर, क्योंकि हमको मल्टीप्लीकेशन करना है ना इसका, और जब मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसको स्केलर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि 3 इंटू 7 ये स्केलर, ये 21, मतलब ये भी स्केलर। तो इसको सिंपलेस्ट स्केलर फॉर्म में लाने के लिए हमें वेक्टर हटाना होगा, वेक्टर हटाने के लिए डॉट हटाना होगा। जब डॉट हटाओगे वेक्टर भी निकल जाएगा, तो दैट इज ए बी क्या हो जाएगा? डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, मतलब ए बार डॉट बी बार के अंदर में से जब डॉट हटता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है। इधर से ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू ए बी, क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा, साइन थीटा। Where theta is the angle between A, B. Theta is the angle between A, B. ठीक है बच्चे, समझ में आया? बात याद रखो कि जब कभी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आ जाएगा तो वो जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा ना वो डॉट प्रोडक्ट रहेगा। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आना चाहिए। देखो यहां पर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली यहां पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी इनके, लेकिन वर्क स्केलर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर है। जब किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ जाए तो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? डॉट प्रोडक्ट रहेगा। मतलब यहां पर मैं डॉट प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब आ जाओ, देखो 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 आगे क्या है। ये समझा आपको? यहां तक क्लियर हुआ ना? मान लो कि एक बॉक्स है, देखो ध्यान दो बच्चों, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे अगर आप फोर्स इधर से लगाते हैं तो डेफिनेटली इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ होगा। मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट, ए बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इधर कौन से पॉइंट पर होगा? बी पॉइंट। तो ये फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वर्क हुआ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुआ, क्या फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है? यस, उसी डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। और याद रखना जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, सेम होती है, कैसी होती है? सेम होती है, तो उस टाइप के वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब अगर फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो वो निगेटिव वर्क रहेगा, डेफिनेटली वो निगेटिव वर्क रहेगा। क्या रहेगा? वो निगेटिव। और जब अगर आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब ऐसे जीरो हो गया, जीरो इंटू एफ इक्वल टू क्या हुआ? वर्क भी जीरो, वो होगा जीरो। अच्छा, तो 1 2 3, तो क्या सर ये तीन कैटेगरी मिल रही है वर्क की? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वर्क के बच्चों तीन कैटेगरी, वर्क की तीन प्रजातियां पाई जाती है अमेज़न के जंगल में। पहला है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है निगेटिव वर्क, और तीसरा है जीरो वर्क। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम direction, then positive. Force and displacement are in opposite direction, then negative work. And whenever there is no displacement,
of body by applying force then there is zero वर्क। समझा होगा आपको, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक समझा? मतलब 3 तरह की होती है वर्क की कैटेगरी, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क अगर फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर तो पॉजिटिव वर्क, अगर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर तो निगेटिव वर्क। और आप फोर्स लगा रहे हो किसी दीवार पर, किसी चट्टान पर, किसी ट्रेन पर, चलती हुई ट्रेन नहीं, रुकती हुई ट्रेन पर, रुकी हुई ट्रेन पर, या रुका हुआ ट्रक, किसी बड़ी सी बॉडी के ऊपर आप वर्क लगा रहे हो जिसका बहुत ज्यादा मास है और उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, मान लो कि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो आप क्या होंगे? वर्क हुआ सर, हमने दिन भर दीवार को ढकेला, बहुत वर्क किया, नहीं, वर्क हुआ ही नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वो होता है आपका जीरो वर्क। तो वर्क की 3 प्रजातियां हैं। देखो, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है? तो समझो बात को, अगर आप सीढ़ियां जब चढ़ते हो ना बच्चों, तो फोर्स नीचे लगाते हो, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है, तो निगेटिव वर्क। समझ में आया? क्लियर हुआ? रॉकेट को फायर नीचे से लगता है, फोर्स नीचे लगता है, रॉकेट ऊपर जाता है, निगेटिव वर्क। वर्क हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यहां से आप कंसिडर कर सकते हो एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बात चल रही थी? वर्क के फॉर्मूले की, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉस थीटा साइन थीटा, ये 2 वैल्यू हमको इस्तेमाल करनी है। W वर्क, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, वर्क क्या है आपका? स्केलर है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो मतलब वो क्या हो, कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और जब डॉट प्रोडक्ट को हम निकालते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा में लगाते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। समझो बात को बच्चों, ध्यान देना। अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे देखे होंगे, और टॉयज जो कार होती है ना, उनके खिलौने जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पकड़ के जब रस्सी से खींचते हैं उसको, तो वो जो खिलौना है ना, जब वो चलता है तो कैसे चलता है? ऐसे चलता है, आधा लड़ करते हैं, मतलब नीचे ग्राउंड पर तो रहता, आधा सामने से हवा में उठा हुआ रहता। बहुत बार देखा होगा आपने। मतलब इंक्लाइन फोर्स लगाए, अगर आप फोर्स ऐसे लगाते तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी होता, आप अगर फोर्स ऐसे लगाते तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा होता। लेकिन बंदे ने क्या किया? इंक्लाइन फोर्स लगाया। जब आपने इंक्लाइन फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? क्या वो उस डायरेक्शन में जाएगा? जाएगा। वो आगे जाते हुए ऊपर जाएगा, या ऊपर जाते हुए आगे आगे जाएगा, सामने से उठेगा और आगे आगे चलेगा। लो, वो कार का वो टॉयज। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? समझा? ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बच्चे ने, वो छोटे मोटे से बच्चे ने, वो नन्हे मुन्ने वाले बच्चे ने क्या किया था? जब इस कार के ऊपर, जब इस टॉय पर, इस खिलौने पर फोर्स लगाया इंक्लाइन वाला, तो उस फोर्स के अंदर में दोनों फोर्स की खासियत आ गई। मतलब वो ये तो फोर्स आया ही, ये भी फोर्स आया। मतलब ये जो फोर्स लगाया उसने, ये फोर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो फोर्स है इन दोनों का मेल मिलाप, ये दोनों फोर्स इस फोर्स के अंदर छुपे हुए हैं, ये दोनों फोर्स का ये नतीजा है, ये दोनों फोर्स का ये रिजल्ट है। मतलब इन दोनों फोर्स का ये रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट है। और ये दोनों इस फोर्स के कंपोनेंट हो गए। क्या हो गए? कंपोनेंट। कंपोनेंट समझ में आया बच्चों? रिजल्टेंट कंपोनेंट मतलब ये दोनों का इसके अंदर छुपा हुआ फोर्स, उसे लगाया उस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का आगे तो हो रहा है, ऊपर भी उठ रही कार। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर हमने
कॉस ही क्यों लगाया? सिंपल सी बात है, यहां पर ये वेक्टर दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आपका स्केलर आया है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट निकलेगा तो कॉस आएगा, इसका मतलब थीटा इधर एफ कॉस थीटा एफ साइन, एफ कॉस थीटा एफ, इधर क्या रहेगा, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन है, एफ साइन थीटा, इधर एफ कॉस। देखो यहां ध्यान दो, अब ये जो फोर्स लगा है ना, ये फोर्स अगर मान लेते कि थीटा 0 है, मैं आपको कुछ वैल्यू बताता हूँ, कॉस 0 कॉस थीटा है, मान लो कि थीटा आपका 0, कॉस 0 1, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 0, कॉस 180 माइनस, ये टेबल को याद रखना, ये आया कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से आया है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, इसमें cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस टेबल को। फिलहाल सिर्फ cos का काम है, sin की भी ऐसी वैल्यू है, cos की भी वैसी वैल्यू है, sin की भी, tan की भी अपनी वैल्यू है, कुछ sin अपॉन cos tan होता है। तो यहां पर अगर मान लो कि मुझे थीटा 0 हो गया, थीटा 0 कैसे होगा बच्चों, ये फोर्स ऐसा, ये रिजल्टेंट ऐसे, और एफ कॉस थीटा ऐसा, इन दोनों को जब हम ऐसे मिला देंगे, इन दोनों को जो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो थीटा ऐसे 0 बन जाएगा, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, थीटा गायब हो गया, 0 हो गया, मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर और फोर्स भी उधर सेम डायरेक्शन में हुआ, क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ, तो थीटा आपका क्या बन गया, 0 बन गया। और हमको मालूम है एफ एस कॉस 0, कॉस 0, एफ एस कॉस 0, कॉस 0 कितना 1, कॉस 0 कितना 1, वर्क इज इक्वल टू एफ एस when theta will be 0 then cos 0 will be 1 into 1, लिखने की जरूरत नहीं, w is equals to f, यहां से आया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि जब हम कोई ये बोलता है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब वो कंसीडर कर रहा है कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मान लो कि फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मतलब आपने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये जो एंगल बना ये बच्चों 180 बना, कितना बना 180 का डिग्री बना। जब ये 180 डिग्री बनेगा तो cos 180 कितना होगा, W इज इक्वल टू एफ एस cos 180, cos 180 कितना -1, मतलब W इक्वल टू एफ एस इंटू -1, मतलब W इक्वल टू माइनस एफ एस, इट इज अ निगेटिव वर्क, ये था वो निगेटिव फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहां से साबित होती है, प्रूफ होती है। अब मान लो कि फोर्स उधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है इसका मतलब वो फोर्स के कारण हुआ ही नहीं, वो कोई और चीज है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 0, मतलब वर्क क्या हो गया आपका एफ एस कॉस 90, कॉस 90 कितना 0, एफ एस इंटू 0, W इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट गया तो वर्क गया। दिस इज द कैटेगरी अबाउट द पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। उम्मीद करता हूं तुमको यह समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद में जो नोट करना है नोट कर सकते हो आप लोग। Okay students, now the next topic is about energy. एनर्जी क्या होता है, ध्यान देंगे। एनर्जी बच्चों, एनर्जी it is the capacity to do work, capacity to do work is called as energy. कार्य करण्याची क्षमता त्याला आपण एनर्जी म्हणू शकतो। तुम्ही किती काम करू शकतात आणि किती वेळेमध्ये करू शकतात, तुम कितना काम कर सकते हो,
तुम्हारे काम करने की जो एबिलिटी है, इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म। सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, सेम वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर फॉर्म। आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको पता है। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed but it can be converted from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी को हम मिटा नहीं सकते। अगर बनाए रहते या फिर एनर्जी खत्म किए रहते, हमारी पृथ्वी खत्म होगी रहती। एनर्जी बढ़ा बढ़ा के हर कोई अपनी अपनी एनर्जी बनाया रहता, और ज्यादा एनर्जी बनाने के चक्कर में पूरा बैलेंस यूनिवर्स का बिगड़ गया रहता। ठीक है, उसकी भी अलग स्टोरी है, फिर कभी फुर्सत में सुनाएंगे आपको, कभी कहीं मिले आप तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये टॉपिक समझ में होगा। अलग अलग टाइप की दुनिया के अंदर एनर्जी पाई जाती है। बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनर्जी जैसे कि होती है, देखो, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मात्र ऐसी एनर्जी है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के लिए कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी दूसरे फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आप बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता होगा कि आपको वीडियो समझ में होगी। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।